हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी डी एग्ज़ाम के तहत हिंदी की 10वीं क्लास को। और आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्ययों को। आपको पता है, इससे पहले हमने आपको 9 क्लासेस और दे चुका हूँ हिंदी की, और इसके बाद आने वाले समय में आपको 4 से 5 क्लासेस और मिलेंगी और आपकी हिंदी के सारे वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अब आज हम उपसर्ग और प्रत्ययों को देखेंगे। तो आपको मैं बेसिक बातें कुछ बता देता हूँ और उसके बाद हम शब्दों को देखते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो शब्दों से बनता है और एग्जाम्पल से बनता है। ठीक है, देखिए, उपसर्ग आपको पता है किसी भी शब्द में जो प्रारंभ में लगता है वो उपसर्ग होता है और अंत में जो आता है वो प्रत्यय होता है। लेकिन एक बात बेसिकली आप याद रखेंगे, जैसे अगर उपसर्ग हमेशा उन्हीं शब्दों में लगता है जिन शब्दों के अपने स्वतंत्र अर्थ होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि चाहे उपसर्ग हो और चाहे प्रत्यय हो, ये किसी भी वर्ड में जो भी लगे होते हैं, अगर आप उपसर्ग और प्रत्ययों को हटा लें तो उसके बाद जो एक शब्द बनता है उस शब्द का अपना एक स्वतंत्र अर्थ भी होता है। ठीक है, अगर उसका कोई स्वतंत्र अर्थ ना हो, उसके बाद आप कहीं पर भी उपसर्ग लगा दें या प्रत्यय लगा दें, तो वो जो वर्ड है या उपसर्ग प्रत्यय है वो सही नहीं माना जाएगा। बस इतनी बेसिक बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले उपसर्ग देखेंगे, फिर देखेंगे प्रत्यय। तो जैसे प्रा उपसर्ग है और ये बल में लग गया तो ये हो जाएगा प्रबल। तो आपसे पूछेगा कि प्रबल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रबल में प्रा उपसर्ग है। ठीक है, लेकिन अगर प्रबल से आप प्रा को हटा दें, जो उपसर्ग है उसको हटा दें, तो जो बल बनता है, तो बल अपने आप में भी एक स्वतंत्र शब्द है। इसी तरह प्रचार, प्रचार में जो उपसर्ग है वो प्रा है और चार अपने आप में से एक स्वतंत्र वर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपके उपसर्ग। अब हम हिंदी में उपसर्गों की अगर बात करें तो हिंदी में कुल 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, वो सिर्फ एग्जाम्पल देगा। ना ही ये पूछेगा कि हिंदी का है, संस्कृत का है, ये सब कुछ नहीं पूछता, वो सिर्फ आपसे उपसर्ग पूछता है कि इसमें क्या है। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, और हम अगले देख लेते हैं उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत अवयवों के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे उपसर्गों को देखते हैं और उनके एग्जाम्पल देखते हैं। आप उन्हीं को याद करिएगा और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलूँगा, क्योंकि जनरली उपसर्ग प्रत्यय वाला सवाल ईजी होता है और आपके एग्जाम में 2 नंबर इससे आते हैं। तो आप इसके सारे एग्जाम्पल जो मैं करा रहा हूँ आप लोग अच्छे से करिएगा। और बाकी टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर लें, मैंने लिंक दे दिया, उसमें इन सब के PDF में दे दूँगा, वहाँ सब जाकर आप सब आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्गों को अगर देखें तो इसमें आ उपसर्ग नंबर 1 आता है। आ से जैसे हो जाएगा अखंड, अनाथ, अज्ञान और अधर्म। तो सब में शुरुआत में आ लगा है, तो ये हो जाएगा आपका आ उपसर्ग इसमें। ठीक है, लेकिन अगर इन सभी से आप आ हटा लो तो उसके बाद जो शब्द बचेगा उसका भी अपने आप में कोई ना कोई अर्थ होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप उपसर्ग हटा लें उसके बाद जो शब्द बनता है, अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा होता है तो वो उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, अब आ वाला हो गया। अगला हम देखेंगे अनुपसर्ग। अन का होगा जैसे अनाचार, अनेक, अनादि और अनादर, इन सब में अनुपसर्ग है। ठीक है, इसी तरह अति, तो अत्यंत, ये अति प्लस अंत्य बनता है तो अत्यंत हो जाता है। अत्युत्तम, अत्यधिक और अत्याचार, तो ये वाला जो भी जहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं आधा ता आया है तो वहाँ पे जो उपसर्ग आपका बनता है वो अति बनता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह अधि, जैसे अधिकार, अध्यक्ष, अधिनायक और अधिकारी, इन सब का जो उपसर्ग है वो क्या है? अधि है। पराजय, पराक्रम, पराभव, पराकाष्ठा, इन सब का उपसर्ग क्या है? तो परा है। अब आएगा एक परि, तो परिक्रमा, परिचर्या, परिणाम, परिवर्तन, तो इसका जो उपसर्ग है वो क्या है? वो है परि। फिर एक प्रति, तो प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिभागी और प्रत्येक, इन सब में क्या है आपका उपसर्ग? वो है प्रति। फिर वि उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखें तो वियोग, विभाव, विदेश, विज्ञान। अब इन सब में सबसे पहले वी आ गया तो ये वी उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरह सम, तो संपूर्ण, संगम, सम्मान, संचय, संगति, तो संगति देख के आप ये न समझे कि इसका संग हो जाएगा, क्योंकि ये माँ जो है ये आधा वाला हलंत लगा है तो आधा है, तो ये सारे के सारे जो इसका उपसर्ग है वो सम होगा, आप याद रखेंगे। इसी तरह अगर खाली शा देखें तो इसमें सफल, सक्रिय, सपरिवार और सपत्नीक, तो ये सा उपसर्ग हो जाएगा। फिर सु उपसर्ग देखें तो सुकर्म, सुलभ, सुकुमार और सुपात्र, ये हो जाएगा सु उपसर्ग वाले मतलब शब्द। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा स्व, तो अगर स्व देखें तो जैसे स्वराज, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वनाम। इसी तरह दुस उपसर्ग के अगर वर्ड देखें तो दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्चरित्र और दुष्कर। इसी तरह निस अगर उपसर्ग वाले वर्ड देखें तो निश्चल, निश्चय और निसंदेह। तो ये बहुत ईजी होते हैं उपसर्ग, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो ये रेडी हो जाएंगे।
अब हम हिंदी के कुछ अन्य उपसर्गों को देखेंगे। अभी तक हमने जो ऊपर देखा ये सारे संस्कृत के उपसर्ग थे, ठीक है। अब हम हिंदी के उपसर्गों को देखते हैं। तो एक हो जाएगा इसमें अध। अध से होता है जैसे अधपका। अब इसमें आप अगर अध हटा दें तो आपका जो इसमें जो पका बचेगा ये इसका अपने आप में कोई अर्थ होता है। जैसे अब अधपके में आपको ये भी लग सकता है कि इसमें तो आ है उपसर्ग, ठीक है, जैसे शुरुआत वाले में था आ, तो अगर आप आ लेंगे उपसर्ग तो आ के बाद जो बचा हुआ शब्द है धपका, तो धपका अपने आप में कोई शब्द नहीं होता है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें आ उपसर्ग ना होकर के अधपका होगा, ताकि अगर अब आप अगर अध को हटा दें तो पका बचेगा, तो इसलिए ये अध इसमें उपसर्ग माना जाएगा। तो उपसर्ग को कौन सा उपसर्ग होगा पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बताई क्या है कि आप उपसर्ग को हटा दें, उसके बाद जो शब्द बना उसका अगर कुछ अर्थ निकल रहा हो तभी उपसर्ग होगा, ठीक है। इसी तरह जैसे अधखिला, अब इसमें से अगर आप केवल आ को उपसर्ग मानेंगे तो धकिला बन जाएगा। धकिला कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर अध होगा तो खिला का भी अपना अर्थ है, ठीक है। इसी तरह अधकचरा, अधमरा, ये सब इसके वर्ड हो जाएंगे किसके, अध के उपसर्ग के शब्द। अब इसी तरह अन उपसर्ग के जो शब्द हैं वो होंगे अनपढ़, अज्ञान, अनहोनी और अनबन। इसी तरह नि उपसर्ग में देखें तो निपुता, निडर, निकम्मा और निहत्था। भर को देखें तो भरपेट, भरसक और भरपूर। आ को देखें अछूत, अचेत, अथाह और अजान। तो मैं अब आपको सारे शब्द बताते हुए चलूँगा किस किस उपसर्ग में क्या क्या शब्द होते हैं, बाकी कैसे वो निकलते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसको आप जोड़ो, उसका अर्थ निकले तो वो माना जाएगा। अब हम कुछ उर्दू के उपसर्ग देखते हैं। तो ये सिर्फ उर्दू हिंदी इसमें बांटा गया है, बाकी आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा हिंदी उर्दू, वो सिर्फ उपसर्ग देगा और उसके उदाहरण देगा। तो देखते हैं कम। तो कम उपसर्ग का क्या हो जाएगा, कम उम्र, कामचोर और कम अक्ल। इसी तरह बे अगर देखें तो बेईमान, बेचारा, बेवकूफ़, बेइज्जत और बेखटके। बद अगर देखें तो बदनाम, बदकिस्मत, बदहजमी, बद्दुआ। ला देखें तो इसका हो जाएगा लाइलाज, लावारिस, लापरवाह और लापता। खुश देखें तो इसका हो जाएगा खुशबू, खुशकिस्मत, खुशखबरी, ठीक है। गैर अगर देखें तो गैर सरकारी और गैर जिम्मेदारी। हम अगर देखें तो हमदम, हमसफ़र, हमजोली और जमरा, हमराज। इसको जमराज नहीं, ये हमराज होगा, ठीक है। तो ये उपसर्ग हो गए आपके मतलब उर्दू वाले। अब हम उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अवयव देखते हैं। तो इसमें अधः, जो मतलब अधः, तो अधः पतन ऐसे लिखा जाता है, अधोगति अगर इसको आप करेंगे तो इसमें अधः हो जाएगा। अधोमुख में भी यही होगा। अंतर अगर देखें तो अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्जातीय, इसमें उपसर्ग क्या होगा आपका अंतर। इसी तरह अलंकार और अलंकृत, इसमें जो उपसर्ग होगा वो अलम उपसर्ग होता है, ये आप अच्छे से याद करेंगे, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। बहिर्मुखी और बहिर्गमन में जो उपसर्ग होता है वो होता है बहिर, इसमें जो रा है वो हलंत नीचे लगा होता है, यानी कि आधा वाला रा होता है, ठीक है। तो ये हमारे इतने हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में से। तो नेक्स्ट हमारा है पुरस। तो इसमें सब में आप देख पा रहे हैं या तो बिंदी लगी हुई है विस्मयादि बोधक वाली, या फिर हलंत लगा होता है। तो पुरस का होगा पुरोहित और पुरस्कार। तो आप याद रखेंगे पुरोहित और पुरस्कार का जो उपसर्ग है वो पुरश होता है। इसी तरह पुनः का जो शब्द बनता है वो बनता पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण और पुनरागमन। तो इसका उपसर्ग जो है आप याद रखेंगे पुनः नहीं होगा बल्कि पुनः होगा। अगला है पुरा। पुरा से होगा पुरातन और पुरातत्व। फिर कू का मतलब कुपुत्र और कुसुमय। तिरस में होगा तिरस्कार और तिरोभाव। सा को अगर देखें तो सहज, सहर्ष, सपरिवार और सश्रम। इसी तरह सत को अगर देखें तो इसमें सज्जन, सद्भाव, सदाचार और सतपुरुष। तो आपको पता है जो सज्जन है वो सत प्लस जन होता है, तो इसीलिए सत उपग्रह इसमें सत उपसर्ग लगेगा, उपग्रह नहीं। अब हम कुछ अंग्रेजी की भी देख लेते हैं उपसर्ग। तो अंग्रेजी के उपसर्ग आप सोचेंगे हिंदी में कैसे आ गए, तो कई बार हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि सब कलेक्टर, सब रजिस्ट्रार, तो उसी तरह एक सब वर्ड होता है। तो जैसे हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, सब जज। इसी तरह एक होता है डेप्यूटी या डिप्टी, तो डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। तो इसमें डिप्टी कलेक्टर में आपका उपसर्ग क्या है, डिप्टी है। इसी तरह वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन, तो वाइस हो जाएगा उपसर्ग। इसी तरह असिस्टेंट कलेक्टर और असिस्टेंट टीचर, तो ये असिस्टेंट जो है ये पूरा का पूरा असिस्टेंट जो वर्ड है ये अपने आप में एक उपसर्ग हो जाएगा। तो अब हमारे ये उपसर्ग हो गए। अब हम प्रत्ययों को देख लेते हैं। प्रत्यय आपको पता है जो अंत में जुड़ते हैं वो वाले कहलाते हैं, जैसे समझ प्लस औता, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समझौता। तो समझौता में आपसे पूछेगा कि प्रत्यय क्या है, तो इसमें हो जाएगा औता। औता क्यों, क्योंकि वही वाली बात इसमें भी अप्लाई होगी कि अगर समझ जो है वो अपने आप में वर्ड है, तो इसमें अगर आप झौता कर लेते इसको प्रत्यय को
तो बचता सम, तो सम अपने आप में कुछ बन नहीं रहा तो समझ बन रहा है, तो अवता इसमें उपसर्ग हो। इसी तरह बोल प्लस ई बराबर हो जाएगा बोली, तो इसमें प्रत्यय आपका हो जाएगा बोली। अब प्रत्यय के अगर भेद देखें तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय को देखेंगे। तो कृत प्रत्यय मतलब ये होता है धातु रूप के अंत में जुड़कर विविध प्रकार के शब्दों की रचना करते हैं, क्या, क्रिया के धातु रूप। तो धातु रूप क्या करके जुड़ते हैं उनको हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो मूल शब्द है ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो मैं वही बताया कि अगर आप प्रत्यय को हटा लो तो मूल शब्द बचेगा। तो अंत प्रत्यय से क्या जुड़ बनता है, जैसे गढ़ंत और भिड़ंत। आपसे पूछेगा कि गढ़ंत और भिड़ंत में क्या प्रत्यय है, तो वो हो जाएगा अंत। अब इसमें अगर अंत निकाल दो तो क्या बचेगा, गढ़ बचेगा और भीड़ बचेगा। इसी तरह घेरा और छाया, इसका जो प्रत्यय है वो क्या होगा, वो आ होगा। क्यों, क्योंकि घेर और छाए ये इसके मूल शब्द होते। इसी तरह लड़ाई, सुनाई, जुताई, पढ़ाई, तो ई ये सब में है, तो इसमें हो जाएगा आई। आप देख रहे हैं लड़ प्लस आई, सुन प्लस आई मतलब सुनाई, जुत प्लस आई मतलब जुताई, पढ़ प्लस आई मतलब पढ़ाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये। फिर चढ़ाओ, बहाओ और फैलाओ, इसमें आओ हो जाएगा प्रत्यय। लिखावट, दिखावट और मिलावट, इसमें हो जाएगा आवट आपका प्रत्यय। छलावा, बुलावा और दिखावा, इसमें आपका आवा हो जाएगा प्रत्यय। इसी तरह एक है वर्ड होता आस, मतलब प्यास। प्यास में जो आपका प्रत्यय है इसमें लिखा नहीं गया, आप याद रखेंगे आस होता है। इसी तरह गुर्राहट, चिल्लाहट और घबराहट, इसका प्रत्यय हो जाएगा आहट। हंसी, कही, सुनी, इसमें लास्ट में ई बच रहा, तो इसमें जो प्रत्यय है वो आपका ई हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। अब हम अन्य एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो वो पहला वाला हमारा हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे, तदधित प्रत्यय के एग्जाम्पल। इसको मतलब ये जो परिभाषा वगैरह लिखी ये सब आपसे नहीं पूछता है, तो ये इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ शब्दों को देखें, ठीक है। तो फिर से हम देखेंगे, जैसे भलाई, चतुराई और पंडिताई, इसमें भी आई प्रत्यय होगा। गर्मी, खेती और नरमी, इसमें ई प्रत्यय हो रहा है। लघुता, प्रभुता, गुरुता, सुंदरता, इसमें ता प्रत्यय है। आप लास्ट में देख रहे हैं ता आ रहा है, अगर इस ता को हटाएं तो जो शब्द बन रहा है उसका भी अपने आप में कोई ना कोई अर्थ जा रहा है, ठीक है। बुढ़ापा, पुजापा और मोटापा, इसका प्रत्यय हो जाएगा आपा। मिठास और खटास का प्रत्यय है आस। कड़वाहट और गर्माहट का प्रत्यय है आहट। और इसी तरह नीलपन, बालकपन, बच्चापन का प्रत्यय पन हो जाएगा। मनुष्यत्व, पशुत्व और अपनत्व, इसका प्रत्यय क्या होगा, त्व हो जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है, त्व आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। इसी तरह लिखवट यानी कि लिखावट लिखा गया है। लिखावट में आवट होता है, और चांदनी और नथनी में क्या होता है, नी होता है। लास्ट में क्या आता है, नी, ठीक है। जैसे चांदनी, नी हटा दो तो चांद बचेगा, नथ से हटा दो नी तो नथ बचेगा और नथनी हो जाएगा। तो इसका प्रत्यय क्या होगा, इसका प्रत्यय नी बचता है, ठीक है। अब कुछ अन्य एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ससुराल। ससुराल का प्रत्यय होता है आल, लास्ट में आल बच। ननिहाल, इसमें भी बचेगा हाल। तो ससुराल में आल और ननिहाल में हाल। अब देखें जैसे चमार, लुहार और सुनार, इसका जो प्रत्यय है वो होगा आर। रसोईया, मुखिया और दुखिया, ठीक है, ये होगा ईया। लकड़हारा और पनिहारा, इसका होगा हारा। तो ये प्रत्यय ही पूछता है, बहुत ईजी होता है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी ये कृतवाचक संज्ञाएं वाले हैं, ये सब नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ एग्जाम्पल पूछता है। अब लघुता, तद्धित प्रत्यय देखें अगर तो टोकरी, घंटी, पहाड़ी, नाली, इन सब में ई लास्ट में बच रहा, तो इसमें ई प्रत्यय होगा। दुखड़ा और चमड़ा, तो रा प्रत्यय होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में रा बच रहा है। ठोकरी और छतरी, तो री बन रहा, तो री प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह धार्मिक, ऐतिहासिक और नैतिक, ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस धार्मिक, ऐतिहासिक, नैतिक, तो इन सब में एक लास्ट में आ रहा, तो एक प्रत्यय होगा। आनंदित, खंडित और हर्षित, तो इन सब में इत लास्ट में आ रहा, तो इसमें इत प्रत्यय होगा, ठीक है। तो ये हमने इतने प्रत्यय देखे, अभी कुछ और बचे हैं उनको भी हम देख लेते हैं ताकि प्रत्यय कंप्लीट हो जाए। इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा, मेरी गारंटी है आप सबको, ठीक है। अब अगला है हमारा जैसे पंजाबी, बंगाली और कश्मीरी, तो इसमें ई आ रहा है, तो इसमें ई प्रत्यय हो जाएगा। मुंबईया और जयपुरिया, तो ईया लास्ट में आ रहा, तो ईया प्रत्यय होगा। अब देखते हैं कुछ स्त्रीलिंग संबंधी, जो मतलब स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय होते हैं, जैसे लड़की, बेटी, चाची, तो सब में ई आ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, ई प्रत्यय। इसी तरह मालिन, धोबिन, सुनारिन, तो इन आ रहा है लास्ट में, तो इन प्रत्यय। चूहिया, बुढ़िया, चिड़िया, तो ईया आ रहा, तो ईया प्रत्यय हो जाएगा। पंडिताइन, ललाइन, बबुआइन, तो इसमें आ जाएगा आइन प्रत्यय, ठीक है। फिर अगला है देवरानी, जेठानी और सेठानी, तो देवरानी, जेठानी, सेठानी, आनी लास्ट में आ रहा, तो आनी प्रत्यय, ठीक है। ऊँटनी, शेरनी और मोरनी, इनी आ रहा है, मतलब इनी तो इसमें नहीं बनेगा, तो इसमें नी बच रहा है, क्योंकि आप इनी नहीं हटाएंगे, क्योंकि मोर, शेर और ऊँट ये इसके मूल शब्द बन जाएंगे, नी अगर हटा देंगे तो इसमें नी प्रत्यय होगा, ठीक है।
बाला और वृद्धा, तो इसमें आ लास्ट में मात्रा जा रही तो आ प्रत्यय होगा। अब हम कुछ बहुवचन बनाने वाले देखें, जैसे सड़कें, पुस्तकें, मालाएं, कन्याएं, तो ए लास्ट में आ रहा है तो ए प्रत्यय। बेटियां, गुड़ियां और बुढ़ियां, तो इया लास्ट में आ रहा है, या वाला नहीं, या वाला, या, तो या प्रत्यय इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 5वां, 7वां, 8वां, 10वां, तो वहाँ आ रहा है तो वहाँ प्रत्यय। ठीक है, दूसरा, तीसरा, तो सरा इसमें आ रहा है तो सरा प्रत्यय। अब उर्दू, अरबी, फारसी के कुछ प्रत्यय देखते हैं, जैसे सालाना, मेहनताना, रोजाना, तो आना आ रहा है, आना प्रत्यय। खतरनाक, दर्दनाक और खौफनाक, तो नाक लास्ट में आ रहा है तो नाक प्रत्यय। अक्लमंद, ज़रूरतमंद और गरजमंद, तो इसमें मंद आ रहा है तो मंद प्रत्यय। मालदार, जमींदार और हिस्सेदार, तो दार लास्ट में आ रहा है, दार प्रत्यय। खूनी और मेहनती, तो ई लास्ट में आ रहा है, इसमें हो जाएगा ई प्रत्यय। अगला है हमारा दादागिरी, बाबूगिरी, तो गिरी आ रहा है तो गिरी प्रत्यय हो जाएगा। गुंडागिरी, आवारागर्दी, तो गर्दी प्रत्यय हो जाएगा। और जादूगर और बाजीगर में गर आ लास्ट में तो गर प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट प्रत्यय देख लिया। इससे बाहर एक भी सवाल आपका प्रत्यय को देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपका मतलब वो उपसर्ग वाला मिलेगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय कंप्लीट देख लिया। सारे सवाल यहीं से आपके आ जाएंगे। आपने अगर आपको पता है जीके जीएस की सीरीज मतलब हमने टॉप 26 टॉपिक दिए थे आपको, आपने कहा तो उस पर वीडियो बनाए, तो मैंने कंप्लीट 26 वीडियो बना के उनको कंप्लीट करा दिया जीके जीएस के लिए। आपके 25 नंबर के जो 25 सवाल होते हैं वो उससे बाहर नहीं आएंगे। हमारी 2-4 दिनों में, मतलब 2 दिनों में आने वाले या 3 दिनों में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इंग्लिश की क्लासेस लगाएंगे। बाकी आप लोग देखते रहे चैनल पे। आपके 75 नंबर एकदम से तैयार किए जा चुके हैं। बाकी मैथ के लिए भी मैं गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करूंगा जल्दी से ही। ठीक है, और बाकी आप सब लोग मतलब कंप्लीट करते हैं ना। बाकी इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी डी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।